Hello everyone once again. I Dinesh Rajput am selected in RAS 2018 batch, presently working in Rajasthan Industrial Services. We with Yatharth IAS will study the various chapters of economic survey of Rajasthan. And in this chapter, we have so far completed many sub chapters, and now we will discuss the वाटर रिसोर्सेज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। वाटर रिसोर्सेज पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा फिशरीज का और एनिमल हस्बेंड्री का और उसके बाद फाइनली हम कोऑपरेटिव्स का पार्ट देखेंगे और हमारा जो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। आई विल रिकमेंड की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट कर लीजिए और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसके बाहर से जो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल इंफॉर्मेशन और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वेज एग्रीकल्चर चैप्टर 2 वाटर रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिव्यू में ये 3 डैम्स के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इन 3 डैम्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। ये मेजर इरिगेशन डैम है, मेजर इरिगेशन डैम्स हैं। ठीक है, पहला जो डैम है वो परवन मेजर इरिगेशन डैम या परवन मेजर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं इससे। देखिए ये है तो झालावाड़ में, परवन रिवर पे है ये, और परवन रिवर जो है वी नो कि वो दैट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, काली सिंध रिवर। ना नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो 2.46 लाख हेक्टेयर एरिया कवर कर रहा है, और जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये देखिए, ऐसे राजस्थान के मैप की अगर हम बात करें, राजस्थान का अगर मैप है तो यहाँ से ये आते हुए जालोर और बाड़मेर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। इसमें 3124 करोड़ रुपए का जो है कॉस्ट डाली गई है। नाउ देखिए जो नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम पे बेस्ड है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पे बेस्ड है। ये ऐसा राजस्थान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है और काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो मेनली जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है और कौन से सिस्टम पे बेस्ड है ये हमें याद रहना चाहिए। नवनेरा बैराज जो है वो ईआरसीपी का एक पार्ट है और ये कोटा में है और इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईआरसीपी। ठीक है, ईआरसीपी, व्हाट इज ईआरसीपी? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे 10 मार्क्स का RAS 2018 में क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में कहीं पे भी इसका नहीं दिया होता। हाँ, इकोनॉमिक रिव्यू में इसका ज़रूर दे रखा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्री के साथ साथ मेंस का भी इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है। ईआरसीपी में आप इसके डिटेल्स में जाके इसको ज़रूर पढ़िए, और एक बेसिक जो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये अपना स्टेट है, तो यहाँ पे ये जो चंबल वाली रिवर्स है, यहाँ वाली ये काली सिंध है, परवन है, यहाँ वाली जो रिवर्स है, और यहाँ वाली जो रिवर्स है पार्वती है, यहाँ पे पार्वती रिवर है और गंभीरी, 2-3 रिवर्स और करके है। तो इन दोनों, ये जो वाटर ड्रेनेज एरिया है, इन दोनों को जोड़ने के लिए कैनाल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, और इसको जो नेशनल वाटर कमीशन है उसके पास भेज दिया गया है, उसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी इसको नोट मिलना बाकी है, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे हिसाब से माना जाएगा। नाउ राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बिकॉज इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पहला तो ये एक्सटर्नली एडेड प्रोग्राम है, EAP एक्सटर्नली एडेड प्रोग्राम। कौन सी एजेंसी इसको ऐड कर रही है? इसको ऐड करी है जीका। जीका किस कंट्री की है? जापान की। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, अगर पूरा नाम ले तो याद, ठीक है, एटलीस्ट जीका हमें याद रखना चाहिए। और ये राजस्थान कितने जिलों में चल रही है? 27 डिस्ट्रिक्ट्स के 137 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में ये कार्य कर रही है। जीका द्वारा वित्त पोषित है और 27 जिलों के 137 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को ये
फंड कर रही है, उनको ये डेवलप कर रही है। इसीलिए ये जो राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया। अब ये भी एक्सटर्नली एडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम या एक्सटर्नली एडेड प्रोग्राम है। इसे कौन ऐड कर रहा है? इसे ऐड कर रहा है एनडीबी। इसे एनडीबी ऐड कर रहा है, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो इसमें बेनिफिट होंगे या बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैनाल वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेनली गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर। जो आईजीएनपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं मेनली वही इसमें है। 5 साल का इसका ड्यूरेशन है, और इसमें मेनली क्या करते हैं, जो लाइनिंग प्रोजेक्ट है कैनाल के लाइनिंग प्रोजेक्ट्स है उनको ऐड किया जा रहा है ताकि उसको और अच्छा रिस्ट्रक्चर करके उसे और डेवलप किया जा सके। मेन फीचर्स इसके क्या है? रीलाइनिंग, जैसा मैंने आपको बताया, रीलाइनिंग ऑफ इंदिरा गांधी फीडर एंड इंदिरा गांधी मेन कैनाल, इन दोनों की रीलाइनिंग करनी है। रीलाइनिंग का मतलब जैसे कैनाल है तो इसका जो सरफेस है और इसकी जो ये पेरीफ्री है, यहाँ पे लाइनिंग की होती है ताकि वाटर का सीपेज कम से कम हो। तो ये जैसे ही लंबा टाइम गुजर जाता तो ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, वाटर सीपेज शुरू हो जाता है। तो इसके रीलाइनिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। जो सेम की प्रॉब्लम है वो 22,851 हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया, जो काफ़ी बड़ा एरिया है। सेम की समस्या जो है, जिसको अंग्रेजी में हम कहें तो वाटर लॉक्ड एरिया या वाटर लॉक्ड प्रॉब्लम, जो ये जो नहर है यहाँ से पानी का रिसाव होकर आसपास के इलाकों में यहाँ पानी आ जाता है, और यहाँ के जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक मार्शी या दलदल भूमि जिसको कहते हैं मार्शी लैंड में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस लैंड को सोल्टी कर देता है, अनप्रोडक्टिव, अनफर्टाइल कर देता है। ये सेम की समस्या है जो काफ़ी ज़्यादा आईजीएनपी वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं कहेंगे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकराल रूप ये ले चुकी है। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग वर्क्स ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशंस का भी इसमें काम किया जा रहा है, नॉट ए बिग डील। अब हम बात करेंगे नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में। कौन इसे चला रहा है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा। ठीक है, अब ये भी एक एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है। कौन इस पे मदद कर रहा है? वर्ल्ड बैंक हमारा मदद कर रहा है। 100% ग्रांटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द 100% ग्रांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडिया के द्वारा दी जा रही है। और जो फर्स्ट स्काडा सिस्टम है, स्काडा सिस्टम एक प्रकार का ऑटोमेटेड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है। तो ये स्काडा सिस्टम जो है, जो फर्स्ट स्काडा सिस्टम है वो कहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है? बिसलपुर डैम में और जमाई डैम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसे जरूर याद रखें, बीजे ऐसे करके याद रख ले, बिसलपुर और जवाई डैम, फर्स्ट स्काडा सिस्टम। ठीक है, स्काडा सिस्टम क्या होता है? ये वाटर डिस्चार्ज जो होता है उसकी मेजरमेंट और मॉनिटरिंग के लिए ये लगाया जाता है, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही डेवलप सिस्टम होता है। कैनाल्स में भी ये लगाया जाता है ताकि वाटर की मॉनिटरिंग, वाटर का आउटफ्लो और उसकी मेजरमेंट किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज द रीलाइनिंग ऑफ सरहिंद फीडर एंड इंदिरा गांधी फीडर। देखिए ये रीलाइनिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं रीलाइनिंग। जो नीचे वाला एरिया है उसको कंक्रीट के माध्यम से और दूसरे सीमेंट ईंट के माध्यम से इस वाले एरिया को पक्का बनाना, और ये जो स्लोप्स है इनकी भी लाइनिंग की जाती है ताकि यहाँ से भी सीपेज कम से कम हो सके। क्यों की जाती है? ताकि ये ड्यूरेबल हो जाए, सस्टेनेबल हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, और वाटर की जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। 23 जनवरी 2019 को रीलाइनिंग ऑफ इंदिरा गांधी फीडर पार्ट एंड सरहिंद फीडर का कार्य शुरू किया गया। 40% कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कार्य मेनली अप्रैल मई में किया जाता है। उस वक्त गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया में नहरबंदी की जाती है, स्टॉपेज ऑफ कैनाल, नहरबंदी करके पानी रोक दिया जाता है। पानी रोकने के बाद इसका रीलाइनिंग की जाती है। इस वक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, इरिगेशन का पानी इतना नहीं चाहिए, खाली ड्रिंकिंग वाटर चाहिए।
और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहले ही स्टोर कर लिया जाता है ताकि इस पीरियड में रीलाइनिंग अच्छे से की जा सके। नाउ द ड्रिप प्रोजेक्ट क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने 965 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है। किसके लिए? रिनोवेशन ऑफ डैम्स के लिए, डैम्स के मेंटेनेंस के लिए, उन्हें और सोफिस्टिकेटेड और डेवलप करने के लिए। प्रोजेक्ट लोन नेगोशिएशंस कहाँ से किया गया? वर्ल्ड बैंक किससे किया गया? ये जो इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली पूछी जाती है बहुत सारे एग्जाम में कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस एजेंसी द्वारा एडेड है या किस एजेंसी ने इसको फंड किया है। तो वर्ल्ड बैंक है, एनडीबी है, जिका है, और भी जर्मन की KfW कंपनी है। ये हमें याद रहना चाहिए किस कंपनी ने कौन सा जो एक्सटर्नल एडेड प्रोग्राम हो किस कंपनी के द्वारा कौन सा चलाया जा रहा है। राजस्थान ड्रिप प्रोजेक्ट में राजस्थान की जो रैंक है वो फर्स्ट है। 18 स्टेट में ये ड्रिप प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें जो डैम्स का रिहेबिलिटेशन है और उनका इम्प्रूवमेंट है उसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें हम पहले नंबर पे चल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमारा है। नाउ कमांड एरिया डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कमांड एरिया क्या है। कमांड एरिया क्या है तभी तो उसका डेवलपमेंट करेंगे। देखिए जो वाटर कैचमेंट एरिया होता है, उसी लगभग सिमिलर डेफिनेशन आप कमांड एरिया को कह सकते हो। जैसे ये कोई रिवर है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है और इन ट्रिब्यूटरीज को भी है ना छोटे छोटे नाले यहाँ पे आके ऐड करते हैं। जब बारिश का टाइम होता है तो यहाँ पे इनमें इनपुट रहता है। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये हम कहेंगे कि ये रिवर एक्स रिवर का कमांड एरिया है। यहाँ से ये जो या वाटर कैचमेंट एरिया है ये कहेंगे। यहाँ से जो सारा वाटर है इस एरिया का ये इस रिवर में डिस्चार्ज होके कलेक्ट होके ये यहाँ से डिस्चार्ज होगा। तो इसके डेवलपमेंट के लिए हम काफ़ी स्कीम्स चला रहे हैं। अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो क्या कर रही है? पक्का वाटर की जो गलियां है, जैसे ये देखिए ये पक्का वाटर की गलियां हैं, पक्का वाटर वेज कह सकते हैं हमें। लैंड डेवलपमेंट वर्क्स किए जा रहे हैं। क्यों करते हैं ये हम? ताकि ये सीपेज कम हो, वेस्टेज कम हो, उसके सप्लाई वाटर की लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल रह सके। ठीक है। अब ये कमांड एरिया का जो प्रोग्राम है ये पक्का वाटरवेज का ये किस एरिया में चलाया जा रहा है? ये सिद्धमुख नौहर इरिगेशन प्रोजेक्ट में चलाया जा रहा है। ये कहाँ पे है? ये चूरू में। सिद्धमुख क्योंकि चूरू में हमें पता है, और नौहर जो है ये जो नौहर है ये हनुमानगढ़ में है। और इसमें जो भाखड़ा कैनाल है और राजीव गांधी जो कैनाल है वो यहाँ से गुजरती है और वहाँ यहाँ पे जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट का जो फंड है वो यूटिलाइज किया जा रहा है सिद्धमुख नौहर इरिगेशन प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये हमारी मेन कैनाल है। ये हमारी IGNP का पूरा मैप हमारे सामने दिया हुआ है। अमर सिंह सब ब्रांच प्रोजेक्ट, गंग कैनाल प्रोजेक्ट फेज 1 एंड 2, भाखड़ा कैनाल प्रोजेक्ट, बिशलपुर प्रोजेक्ट और चंबल प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट में इन पे काम चल रहा है और कमांड एरिया डेवलपमेंट में इनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो है सिर्फ IGNP का मैप हमने दे रखा है। इसके बाद भाखड़ा कैनाल का जब हम राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस जब लेंगे तो इसी तरीके से इसी मैप की तरीके से हम भाखड़ा कैनाल, बिशलपुर प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट का मैप समझेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज समझेंगे, उनके ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उनकी किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी इरिगेशन सप्लाई है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इसका जानेंगे। अब ये तो आप देख लीजिए IGNP है। इसमें देखिए जो ये ब्रांचेस है इनका आपको एज इट इज़ जो पैटर्न है वो याद रहना चाहिए। सूरतगढ़ ब्रांच, अनूपगढ़ ब्रांच, पूगल, दांतोर, बरसलपुर, ये इस तरीके से शहीद बीरबल, सागरमल, गोपा, ये जो कैनाल्स है इसका एकदम एग्जैक्ट आपको याद रहना चाहिए। और ये इस साइड वाली जो कैनाल है राउतसर ब्रांच एरी, और इसके अलावा कुंवर सेन, वीर, तेजाजी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रहनी चाहिए।
और फिर जब राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बात ग्राउंड वाटर के बारे में करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन में चलेंगे। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया कि वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 100% ग्रांट प्रोवाइड कर रही है। इसका ड्यूरेशन क्या है, 2016 से 2024 तक। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हम पहले भी जान चुके हैं। और राजस्थान में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये इसके लिए नोडल एजेंसी है, ये ग्राउंड वाटर के लिए काम कर रहा है। और अब राजस्थान में अटल भूजल जो स्कीम है वो ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने के लिए चलाई जा रही है। देखिए जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट राजस्थान को, वो इसका नोडल एजेंसी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अटल भूजल जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का जो 50-50% का कंट्रीब्यूशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी नई स्कीम चली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप ये याद रखिए कि ये जो वर्ल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूशन है कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसमें कर रहा है। वर्ल्ड बैंक दे देंगे, एनडीबी दे देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देंगे और 2-3 ऑप्शन आईएमएफ दे देंगे, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको। तो वर्ल्ड बैंक इसमें हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। और ये कितने स्टेट में, ये 7 स्टेट में चलाई गई है। कौन कौन से है, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान इसमें 1 ऑफ द 7 स्टेट है। और ये अगर 7 के 7 नाम ना याद रहे तो आप याद रखिए कि 7 स्टेट में चलाई गई है। और कब से, 1 अप्रैल 2020 से। तो इसमें जो अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई है। 50-50 क्या इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन इसमें है। 7 स्टेट्स में ये चलाई गई है और राजस्थान जो है उसके 17 डिस्ट्रिक्ट्स में, 17 डिस्ट्रिक्ट्स की 1144 ग्राम पंचायत में इसको चलाया जाता है। राजस्थान की 17 डिस्ट्रिक्ट्स की 1144 ग्राम पंचायत में इसको चलाया जा रहा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो गई तो इट इज़ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन देने में, कोई भी क्वेश्चन करने में आप अटकेंगे नहीं। और राजस्थान में कौन इसको कर रहा है, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है। बस आपको इतना याद रहना चाहिए। नाउ वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में 1-2 चीज़ हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी टू वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। इसीलिए स्प्रिंकलिंग सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। द इफेक्ट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज बीन फॉर्मुलेटेड विद द विजन ऑफ एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, वाटर की जो सप्लाई हो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग हो और इसके साथ ही ऑप्टिमल हो। ये इस स्कीम का ध्येय है। वाटर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बारे में देख लेते हैं। ये स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट, ये एज पर माई नॉलेज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसको नहीं देता हूँ, क्योंकि प्री और मेंस में इसके ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए। द सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी। किस एक्ट के द्वारा, ये एक्ट 1956 का एक्ट है, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, या इसको हम आम भाषा में कहते हैं एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट 1956। ये क्या करती है, फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर द पर्पज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड सर्टेन अदर कम्युनिटीज। ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो रखे जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं और बाद में इनकी सप्लाई को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इसमें कुछ और इंफॉर्मेशंस है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। The corporation is operating 93 warehouses, 93 warehouses। ये जो कॉर्पोरेशन है 93 warehouses राजस्थान के कितने जिलों में है, 31 जिलों में। 33 के 33 जिलों में इसकी warehouses नहीं है, 31 जिलों में। अब इसको देखिए, इसको 3 से अगर मैं गुना कर दूंगा तो 93 आ जाएगा। तो ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है, 31 जिलों में 93 warehouses स्टेट के हैं। और स्टोरेज कैपेसिटी, एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है इनकी, एवरेज एक
एक वेयर हाउस की एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 14.77 लाख मेट्रिक टन्स। अब ये 14.77 लाख मेट्रिक टन्स आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो नॉट ए बिग डील। बट 31 जिलों में इसकी प्रेजेंस है, सभी के सभी जिलों में इसकी प्रेजेंस नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। और अब जो एक और मेन इंफॉर्मेशन है, ये जो कॉरपोरेशन है, ये जब हम स्टोरेज करते हैं तो कुछ चार्जेस लगाते हैं। ऑब्वियसली हम कुछ स्टोर करने जाएंगे तो कुछ फीस हमारी ज़रूर लगेगी वहाँ पे, तो इन चार्जेस पे 70%, 60% एंड 10% रिबेट ये प्रोवाइड कर रही है। 70% टू ST/SC फार्मर्स एंड 60% टू जनरल फार्मर्स एंड 10% टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 70%, 60% और 10% की रिबेट ये प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। किसको प्रोवाइड करता है? इन कैटेगरीज के फार्मर्स को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को करता है। किस लिए करता है? स्टोरेज के लिए जो फीस लगती है, जो चार्ज लगती है, उस पर करता है। कितने स्टोरेज है? 31 डिस्ट्रिक्ट्स में 93 वेयर हाउसेस। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम राजस्थान की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, बिकॉज आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री का एक पूरा चैप्टर है, उसमें से प्री में आप देखिए 2 या 3 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से पक्का है, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर इकोनॉमिक रिव्यू से हो। और मेंस में भी आप देखेंगे तो एक एनिमल हस्बेंड्री से चैप्टर जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। नाउ अब हमारे यहाँ पे जो ड्रॉट टॉलरेंट मिल्च ब्रीड्स है। ड्रॉट टॉलरेंट कैसे? जब हमारे यहाँ पे सूखा पड़ता है तो न तो हमारे यहाँ पे जो चारा होता है, जो कैटल फीड होता है, वो भी हमारे पास नहीं रहता है। वाटर स्कार्सिटी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रिशियस फूड जो होता है उसकी कमी हो जाती है। और जो ग्रास है वो भी, या ग्रेजिंग ग्राउंड्स है वो भी सूख जाते हैं। तो किसी भी तरीके का जो फूड रिसोर्सेज है वो हमारे पास नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशंस को जो टॉलरेट कर सकती है, उनमें सर्वाइव कर सकती है, उन ब्रीड्स को हम ड्रॉट टॉलरेंट ब्रीड्स कहते हैं, जिसमें राठी, गिर, साहिवाल और थारपारकर ब्रीड की जो गायें हैं वो इस कैटेगरी में आती है। अब इसमें राठी, गिर, साहिवाल, थारपारकर किस किस एरिया में मिलती है वो भी हम जब एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान इकोनॉमी में, तब हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल राठी जो है वो राजस्थान के, अगर हम ये मैप अगर मैं देखूँ राजस्थान का, तो राजस्थान के इस इलाके में ज़्यादा मिलती है, मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इस इलाके में जो है राठी गाय ज़्यादा मिलती है। थारपारकर की मैं बात करूँ तो ये जो इलाका है बाड़मेर और जैसलमेर वाला, और थोड़ा सा जोधपुर वाला, बाड़मेर और जैसलमेर वाला जो इलाका है वहाँ पे थारपारकर वाली गाय मिलती है। ड्यूल पर्पस की जो ब्रीड्स है वो कांकरेज और हरियाणवी है। ड्यूल पर्पस का मतलब है कि ये मिल्क के पर्पस से भी काम आती है और फार्मिंग पर्पस से भी। फार्मिंग में जैसे कोई बोझा ढोना है या फिर अपने को जो हल चलाना है, जो बैल जिसके लिए यूज़ होते हैं, वैसे मस्कुलर टास्क के लिए भी काउस यूज़ होती है और मिल्क भी ये अच्छा देती है, तो ये ड्यूल पर्पस है। और फेमस डार्क ब्रीड्स नागौरी और मालवी जो है, इनकी जो मिल्क कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा एज तक ये दूध देती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्थी ये जो रहती है, हेल्थी गाय है। तो नागौरी और मालवी जो है वो काफ़ी अच्छी ब्रीड्स में हमारे यहाँ पे मानी जाती है। कुछ डेटा है लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के। ये जो लाइव स्टॉक सेंसस है ये मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूँगा, जिसमें कैमल्स, गोट और हमारे यहाँ पे काव, बफेलो, अलग अलग प्रकार से किस में कितना हमारा डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या रैंक है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम जो इकोनॉमिक रिव्यू में हमारे पास डिस्कस किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। हमारे स्टेट में लगभग 10.6% ऑफ लाइव स्टॉक ऑफ द कंट्री है और हम इंडिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद लाइव स्टॉक के मामले में हम कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। और हमें कितना परसेंटेज पूरे कंट्री का हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 10.6%। स्टेट जो है पूरे कंट्री का 13.32% मिल्क कंट्रीब्यूट कर रहा है और 37.44% वूल कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि इसमें हम क्या है? फर्स्ट रैंक है वूल
प्रोड्यूस करने में पूरे इंडिया में। नाउ परसेंटेज शेयर ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, इसके बारे में भी अब देख लेते हैं। देखिए, जो कैटल का परसेंटेज शेयर है, राजस्थान का जो परसेंटेज शेयर है इंडिया में, दैट इज 7.24%। ये कैटल का है। बफेलोज का जो परसेंटेज शेयर है, ये तो लाइव स्टॉक का 2007, 12 और 19 का डेटा है। 7, 12 और 19 का हर एक लाइव स्टॉक का डेटा है। ये डेटा आपको याद ना भी रहे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आप उसे ज़रूर ध्यान रखें। जो बफेलोज का कंट्रीब्यूशन है स्टेट का पूरे इंडिया में, मतलब अगर पूरे इंडिया में 100 बफेलो है तो राजस्थान के 12 बफेलोज है। नाउ शिप्स का कितना है, 10.64% है पूरे इंडिया में कंट्रीब्यूशन, और गोड्स का कितना है, 14.0%। तो ये परसेंटेज है राजस्थान के पूरे इंडिया में लाइव स्टॉक का, इंडिविजुअल लाइव स्टॉक का। इसके बाद अगर मैं कैमल की बात करूं तो कैमल का जो परसेंटेज है वो 84.43% है। और कैटल, बफेलोज, गोट और शिप का मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। ये जो परसेंटेज है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से नोट करके रखें। नाउ मेजर इनिशिएटिव्स जो 2021-22 में स्टेट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने लिए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। इसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन और सर्जिकल कंज्यूमेबल्स हैं उसको 138 तक इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे हमारी निःशुल्क दवा योजना है उसमें लगभग 712, जितना मुझे याद आ रहा है, इतनी दवाइयाँ इंक्रीज कर दी गई है। पहले कम थी, फिर और ज़्यादा इसको इंक्रीज कर दिया गया। वैसे ही जो लाइव स्टॉक के लिए जो फ्रीक्वेंटली यूज मेडिसिन है उनके नंबर को इस योजना के अंदर डाला गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट पे उसको प्रोवाइड किया जाता है। और ये कितनी है, 138 मेडिसिन इसमें इंक्लूड कर दी गई है। नाउ देखिए, ये जो PPR डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए 5.68 लाख शीप और गोट्स को वैक्सीनेट किया गया है। अब ये आज की डेट में ये इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो लंपी डिजीज़ है, लंपी स्किन डिजीज़ उसका जो डेटा है वो हमें पता रहना चाहिए। और ये लंपी जो स्किन डिजीज़ है इसमें वैक्सीनेशन का क्या सीन है, कौन सी वैक्सीन इसमें चल रही है और किस डिपार्टमेंट द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है, ये हमें पता रहना चाहिए। तो लंपी स्किन डिजीज़ पे मैं एक अलग ही लेक्चर लेके आऊँगा, उसके बारे में उसको डिस्कस करेंगे। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 में लगभग 27 लाख के पास एनिमल्स को ट्रीट किया गया। हालांकि ये डेटा आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप याद रखें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जयपुर के बस्सी का जो कस्बा है वहाँ पे डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग कॉलेज को बनाया गया है। और डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ पे है, हमारा बीकानेर में है। तो ये आप जरूर ये डेयरी के दो इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ बीकानेर और यहाँ बस्सी, और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के नाम लिख दीजिए क्योंकि ये मेंस में भी काम आएंगे और प्री का जो एग्जाम है उसमें भी डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे, या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज जो है वो अभी रिसेंटली किस कस्बे में खोला गया है, बस्सी, बीकानेर, भिवाड़ी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो वो आपको क्लियर रहना चाहिए। इसके साथ ही फ्री आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी चलाया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल्स को, कैटल्स को, लाइव स्टॉक को अच्छी ब्रीड पैदा करने के लिए जो क्रॉस ब्रीड सेंटर्स है वो भी पूरे स्टेट में अलग अलग जगह पे चलाए जा रहे हैं। उनकी जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मैं एक जगह कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही जोधपुर में और नागौर के नवा गांव में, जोधपुर में और नवा ऑफ नागौर, इनमें वेटरनरी और एनिमल साइंस कॉलेज खोलने की जो सैंक्शन है वो प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पे बहुत ही जल्दी अब ये बना के तैयार कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बायोलॉजिकल प्रोडक्शन
लैब जो है ये जामडोली जयपुर में खोली जा रही है, खोली जा रही नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है। जामडोली जयपुर में बायोलॉजिकल प्रोडक्शन लैब जो है वो प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रहनी चाहिए ना। गोपालन डिपार्टमेंट, देखिए गोपालन डिपार्टमेंट जो है, गोपालन डिपार्टमेंट में गोवंश संरक्षण एंड संवर्धन निधि रूल्स 2016, गोवंश संरक्षण एंड संवर्धन निधि रूल 2016 को इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो काव्स है उसका कंजर्वेशन किया जा सके और उनका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा सके। इसमें क्या है, देयर इज ए सेपरेट प्रोविजन अंडर वध से बचाए गौवंश स्कीम। ठीक है, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं की गई तो मैं आपको बता देता हूँ। वध से बचाए गोवंश स्कीम, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, वध से बचाए गोवंश स्कीम। इसमें क्या किया जा रहा है, ए फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड एट ₹40 पर डे फॉर लार्ज कैटल एंड 20 पर डे फॉर स्मॉल कैटल हेड। 40 रुपीज पर डे फॉर लार्ज कैटल और 20 रुपीज पर डे, ये याद रखिए, फॉर स्मॉल कैटल्स। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि इनका जो गौवंश की हत्या है वो कम से कम हो और उनको रोका जा सके। इसके साथ ही नंदी गौशाला जो है वो खोली जा रही है, जिसमें जो आवारा पशु है उनको इकट्ठा करके, जो नंदी है आवारा सड़कों पे जो घूमते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, उनकी सेवा की जा सके, उनका प्रॉपर उनकी हेल्थ कंडीशंस जो है उस पे ध्यान दिया जा सके, उनके न्यूट्रिशन, उनके फूड पे ध्यान दिया जा सके, उनका जो यूटिलाइजेशन है किस तरीके से किया जा सके उस पर भी विचार किया जा सके। तो नंदी गौशाला जन सहभागिता स्कीम जो है ये चलाई गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इज मेंट टू डील विद द प्रॉब्लम्स फॉर नोमैड एंड स्ट्रे मेल कैटल प्रोडक्ट पॉपुलेशन। जो सड़कों पे हम जो देखते हैं जो मेल कैटल है वो आवारा घूमते हैं, तो उनको प्रॉपर ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए स्कीम चलाई गई है। अब हम डेयरी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की। राजस्थान गवर्नमेंट के डेयरी सेक्टर में 16,500 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एफिलिएटेड है और इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेशन जो है कोऑपरेटिव यूनियंस है। हालांकि ये जो दोनों डेटा है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये याद रखें, बिकॉज ये कहीं पूछे भी नहीं जाते हैं और आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि स्टेट लेवल की जो एपेक्स बॉडी है वो है RCDF। जयपुर में इसका OTS के पास ही इसका हेडक्वार्टर है, या ये बिल्डिंग जो है OTS के पास ही एस्टेब्लिश, आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इसका पूरा नाम है। एपेक्स बॉडी जो है डेयरी की वो राजस्थान में RCDF है, ये आपको पता रहना चाहिए। कुछ स्कीम्स जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें पहली राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके अंदर क्या है कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तौर पर यह स्कीम चलाई जा रही है। कितना इंश्योरेंस इसमें दिया जा रहा है, इसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है अगर डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है आदमी को डेयरी का काम करते हुए, और 2.5 लाख रुपए इंश्योरेंस दिए जाएंगे अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है। तो इट इज़ बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ कि ये दूध वाला जो सेक्टर है डेयरी सेक्टर के लिए चिरंजीवी स्कीम टाइप की स्कीम है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस और 2.5 लाख का इंश्योरेंस है। 5 लाख का इंश्योरेंस डेथ पे या परमानेंट डिसेबिलिटी पे, और इसका पार्शियल डिसेबिलिटी पे 2.5 लाख का इंश्योरेंस है। ये काफ़ी अच्छी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है। अदर इज सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। इसमें सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना काफ़ी पुरानी स्कीम है और ये 15 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है और अब इसका 16th फेज शुरू किया गया है। 16वां फेज, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली याद रखें। ये अभी हाल फिलहाल में शुरू की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है। चीफ मिनिस्टर दुग्ध या
हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इसमें जो दूध बेचने वाले हमारे भाई हैं, दूध बेचने वाले जो डीलर्स हैं, उनको 2 रुपये प्रति लीटर मिल्क पे सब्सिडी दी जाएगी। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 रुपये प्रति लीटर। और ये कब से शुरू की गई है, 1 फरवरी 2019 से ये स्कीम शुरू की गई है। तो ये 2 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी जा रही थी, अब उसको 5 कर दिया गया है। अगर हम मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क के बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी लमसम अमाउंट, हैंडसम अमाउंट हो जाती है। और ये जो स्कीम है ये डेयरी सेक्टर में काफ़ी पॉपुलराइज भी हो रही है, लोगों को पसंद भी काफ़ी आ रही है। फिशरीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान का फिशरीज़ जो सेक्टर है वो इतना डेवलप नहीं है, डेवलप कम है। बट मेन जो पॉइंट हमें ध्यान रखने का है वो है कि इसमें पोटेंशियल अच्छा है, इसीलिए इसके जो प्री में और मेंस में क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एरियाज होते हैं इनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं। और ट्रेंड यही रहता है कि इनमें क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा पूछे जाते हैं। इसमें लिवलीहुड मॉडल जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। ये क्या है कि जीरो रेवेन्यू मॉडल है, आपका कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। जीरो रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है जिसमें जो फिशरीज करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस एरिया में फिशरी करें और उसके थ्रू रेवेन्यू डेवलप करें। ये जो फिशरमैन है इनको डेवलप करने के लिए जीरो रेवेन्यू मॉडल और लिवलीहुड मॉडल चलाया जा रहा है। अभी जो है ये 3 रिजर्वायर्स में चलाया गया है, जिसमें पहला जयसमंद उदयपुर का है, दूसरा माही सागर बजाज डैम है या माही बजाज सागर डैम है बांसवाड़ा का, और तीसरा कडाना बैकवाटर डूंगरपुर का है। देखिए अगर मैं ये बात करूँ राजस्थान के मैप की, देखिए एक ये कडाना बैकवाटर्स है, इसके अलावा एक माही वाला है बांसवाड़ा में, और जो थर्ड है वो उदयपुर में। तो तीनों यहाँ पे है, आप 1 2 3 करके नंबर दे सकते हैं। डायग्राम अगर ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में या 5 नंबर में आता है, डायग्राम जरूर बनाएं, इनकी लोकेशन जरूर दें, इससे आपके नंबर अच्छे इन्हेंस हो जाएंगे। तो मुझे याद है कि एक प्री का एग्ज़ाम शायद ये किसी प्रीवियस ईयर में था या किसी टेस्ट सीरीज में था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उसमें ये पूछा हुआ था कि जीरो रेवेन्यू मॉडल है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसमें क्योंकि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी दिया हुआ था या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ऐसा दिया हुआ था, तो रेवेन्यू से हमें लगता है कि यहाँ लैंड से ये रिलेट हो सकता है, बट ये देखने की समझने की ज़रूरत है ये फिशरीज से रिलेटेड है। हालांकि रेवेन्यू मॉडल अगर हम देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ जो गांव की ज़मीन है या फिर लैंड रिकॉर्ड है इससे रिलेटेड होगा, बट ये ऐसा नहीं है। और ये तीनों जो डैम से जहाँ पे ये चलाया जा रहा है इनकी भी एज इट इज़ विद नेम्स हमें ये याद रहने चाहिए। अब ये कुछ बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको हमें एज इट इज़ याद करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश लैंडिंग सेंटर्स, कहाँ पे फिश लैंडिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं? राम सागर धौलपुर में, बिसलपुर टोंक में, राणा प्रताप सागर रावतबाटा में, जवाई डैम पाली में और जयसमंद उदयपुर में। अब इसमें द पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं राजस्थान कृषि विकास योजना के लिए, उनको कम करने के लिए फिशिंग लैंड सेंटर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और ये जो मेजर डैम्स है उनके पास इनको बनाया जा रहा है। तो ये जो डैम्स के नाम है ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, इसमें आपको और कोई मदद नहीं की जा सकती है कि इसमें हाँ आप इसमें कुछ निमोनिक्स कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, मैप बना के इनकी साइड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप याद करें, ये सारे आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। और ये भी याद रखें कि राम सागर का है धौलपुर के अंदर है, बिसलपुर काफ़ी फेमस है, राणा प्रताप सागर जवाई डैम और जयसमंद का तो मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होगा, पर जैसे राम सागर है तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये कहाँ पे है, पर ये धौलपुर में हमें याद रखना है। ये अंडर नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट स्कीम केज कल्चर डेवलप किया जा रहा है। केज कल्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो मैं जिस पे स्टार लगा रहा हूँ आप उसको थोड़ा ध्यान से रुके, थोड़ा पॉज करके उसको थोड़ा गौर फरमाइए, बिकॉज ये आपसे पूछे जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे चल रहा है? माही बजाज सागर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सैंक्शन किया गया। केज कल्चर में क्या होता है, यहाँ पे जो डैम्स होता है उसमें केज रखे जाते हैं और उन केज में जो है वो फिशरीज जो है
फिशरीज एक्टिविटीज़ की जाती है। बड़े बड़े केस जो है वो यहाँ पे डैम्स के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, उनमें फिशरीज एक्टिविटीज़ की जाती है और फिर बहुत सारी जो फिशेज है उनका एक साथ प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उनकी मार्केटिंग की जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग यूनिट है, ऑर्नामेंटल फिश जो होती है, जो जैसे हमारे जो घर में एक्वेरियम हम लगाते हैं उसमें चमकने वाली अच्छी अच्छी जो दिखने में बहुत ही सुंदर फिशेज होती है, उनको ऑर्नामेंटल फिशेज कहते हैं। उनकी ब्रीडिंग यूनिट बिसलपुर डैम जो है टोंक वाला, वहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और आपको एज इट इज़ इनको याद रखना है। इनमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसमें कुछ छोड़ दें या फिर कुछ ऐसा कर ले, इसमें आप नहीं कर सकते। एज इट इज़ आपको ये याद रहनी चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं ताकि फिशरीज या फिशरी पालन का जो है किस तरीके से इसको किया जाता है, किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाता है समझा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल और लैंड के एरिया के पास जाने वाले जो लोग हैं उनको इंक्लूड इसमें किया जा सके। नाउ फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में जो राजस्थान में है दैट इज़ 4.87% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का। इसमें कुछ डेटा जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारा 4.87% है और राजस्थान का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 25.45 स्क्वायर किलोमीटर के पास जो फॉरेस्ट कवर है उसका वह हमारा इंक्रीज हुआ है। जो हमारे पास 2019-21 की जो बाइनियल रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारे पास लगभग 25 स्क्वायर मीटर का फॉरेस्ट एरिया जो है हमारा डेवलप हुआ है। इसके बाद ही इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है उसमें राजस्थान की क्या स्ट्रक्चर रही है, क्या कौन से स्टेट्स मिनिमम 5, टॉप 5, बॉटम 5, मैंग्रोव्स की क्या स्थिति है, अलग अलग प्लांट्स की क्या स्थिति है, डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, कैनोपी के बेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारा हम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। स्टेट में एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है इको टूरिज्म की, क्योंकि हमारे पास नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कंजर्वेशन रिजर्व्स है, इसके साथ ही बायोलॉजिकल पार्क्स भी है। 4 बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे ये एग्जिटिज में याद रहनी चाहिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। ये जो नीचे वाले 4 संभाग में यहाँ पे हमारे पास 4 बायोलॉजिकल पार्क्स हमारे पास एस्टेब्लिश्ड है। इसके साथ ही 20 पॉइंट प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें भी हम फॉरेस्ट्री को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई गई है। विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कमिटीज़ जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसके अंतर्गत ये कमिटीज़ बनाई जाती है। लोकल लोगों को जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उसको इंक्लूड करके बनाई जाती है ताकि वो इंडिजीनियस टेक्निक से फॉरेस्ट की सुरक्षा करते हैं। नाउ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के बारे में 2-3 फैक्ट्स हम देख लेते हैं। राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बायोलॉजिकल नहीं कहेंगे, आई वुड से कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीज हुआ था उसके अंतर्गत राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और इसमें राजस्थान जो है विलेज लेवल पे कमिटीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये विलेज फॉरेस्ट, इसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कमिटीज़। ये जो कमिटीज़ है ये इसी बोर्ड के अंतर्गत या इसी एक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है 3 कैटेगरी में स्टेट के द्वारा है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी, एक इंडिविजुअल की कैटेगरी और एक नगर पालिका की कैटेगरी है। लास्ट टाइम में ये किसको दिए गए हैं और किस ईयर में दिए गए हैं इसका डेटा मैं अलग से आपको जब हम राजस्थान ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें अपडेट करेंगे। ना कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ये कोऑपरेटिव्स वाला पार्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वही
आई एम सॉरी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या है, इसका नोडल डिपार्टमेंट है। नोडल डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। ठीक है, मैं ये बता चुका हूँ कि ये इसके अंदर बनाया गया था, और इसके अंतर्गत जो राजस्थान बायोडाइवर्सिटी रूल्स जो बनाए गए थे वो हमारे 2010 में बनाए गए थे। हालांकि इंडिया लेवल पे एक्ट 2002 में आ गया था, बट राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल जो है वो 2010 में बनाए गए थे। और राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो प्रोवाइड किया जा रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोऑपरेटिव्स के बारे में जान लेते हैं। कोऑपरेटिव्स क्या करती है, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन ऑन 0% इंटरेस्ट रेट 2012-13, ये जो है ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की एक स्कीम है। ये एक स्कीम है जिसमें 0% पे इंटरेस्ट रेट दिए जा रहे हैं शॉर्ट लोन। और इसमें क्या है, सब्सिडी टू फार्मर्स हु रीपे द क्रॉप लोन ऑफ 1.5 लाख इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। 1.5 लाख रुपए आपने लिए और मान ली 3 साल के लिए 1.5 लाख रुपए लिए, 3 साल के अंदर में आपने 1.5 लाख रुपए भर दिए तो आपको उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये फार्मर्स को रिलीफ करने के लिए है ताकि जो फार्मर्स है वो प्रमोट हो और उन्हें छोटी छोटी जो कैपिटल है वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए मिल पाए। चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इस स्कीम को कंटिन्यू रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। अंडर दिस अनाउंसमेंट द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनको PACS बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज PACS, ये क्या करेगी, हैव टू रिकवर ओनली द प्रिंसिपल लोन फ्रॉम मेंबर्स एंड द क्लेम ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। अभी जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके अंदर PACS जो है वो ये 1.5 लाख रुपए का जो प्रिंसिपल अमाउंट है बस उसी को रिकवर करेगी, और उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एडजस्ट करेंगे, यानी कि वो किसान के खाते से माफ कर दिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज राजस्थान कृषक लोन वेवर स्कीम 2019 में, ये भी इसी गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम है। इस स्कीम में वन टाइम सेटलमेंट्स, पहले तो जो कृषक लोन वेवर स्कीम है उसके अंतर्गत क्या किया गया था, उसके अंतर्गत ये किया गया था कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए हिस्टोरिकल डिसीजन। क्या डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है 30 नवंबर 2018 तक जो शॉर्ट टर्म लोन्स है उनको वेव ऑफ कर दिया गया था। वेव ऑफ करने का मतलब उनको माफ कर दिया गया था। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाइड किया गया था इसमें, और थंब इम्प्रेशन और आई का जो हम डेटा इसमें कलेक्ट करते हैं, ये सारा इसमें थोड़ा ऑनलाइन प्रोसेस यूज़ करके डेटा कलेक्ट करके ये लोन वेव जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। अब इसमें एक चीज़ याद रखने की जो है वो ये है कि इसमें 2 लाख रुपए तक के जो लोन हैं वो लोन वेव किए गए थे। 2 लाख से ऊपर वाले नहीं किए गए थे, 2 लाख रुपए तक के किए गए थे, और काफ़ी अच्छी, बहुत पॉपुलर हुई थी ये स्कीम। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है, रिकवरी इजी करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाया गया है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए। अब इस स्कीम में काफ़ी पुरानी स्कीम है और इसको 31 दिसंबर 2021 तक पहले इसको एक्सटेंड किया गया था, फिर इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली ये एक रिकवरी स्कीम है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली स्कीम है। ज्ञान सागर क्रेडिट स्कीम, ये आप जरूर याद रखिए, बिकॉज आपको ये सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि ज्ञान सागर क्रेडिट स्कीम किससे रिलेटेड है। उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, एक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट होगा, एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होगा। तो हमें ये याद रखना, क्योंकि ज्ञान सागर से लगता है कि एजुकेशन की स्कीम है, बट ये किसकी स्कीम है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अर्बन और रूरल स्टूडेंट्स जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। किसके लिए, ताकि वो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज कर सकें। प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके बच्चों के लिए ये स्कीम प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी जनरल आदमी आगे यहाँ पैसा ले लेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके बच्चों के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम में आपको 50,000 रुपये 5 साल तक के लिए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए लोन दिया जाएगा, ताकि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ कार्य
कर सको। वैसी एक वीमेन के लिए स्कीम है, वीमेन डेवलपमेंट लोन स्कीम। इसके अंतर्गत फिर आपको 50,000 रुपये का लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा। किसके लिए? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये 50,000 रुपये लेके आप अपने खेत में नहीं लगा पाएंगे। आप जो स्मॉल जैसे आपने अगरबत्ती बनाने वाला काम है, दरिया बनाने वाला काम है, डिपेंडिंग अपॉन दी कौन से रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरीके से सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, किस महिलाएं वहाँ पे किस तरीके का काम कर रही है, उस हिसाब से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 50,000 रुपये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डेयरी बिजनेस टू वुमेन विदाउट सिक्योरिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बट गारंटी ऑफ 2 आदमियों की गारंटी आपको जरूर चाहिए कि ये लेने के लिए। नेक्स्ट स्कीम है कोऑपरेटिव फार्मर वेलफेयर स्कीम। इसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फार्मर को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। बट जितना मुझे इस स्कीम के बारे में पता है, ये स्कीम जो फार्मर की एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है। ऊपर वाली स्कीम के बारे में अगर आप देखोगे तो वो नॉन फार्मिंग पर्पज़ के लिए, ये देखिए ये नॉन फार्मिंग पर्पज़ के लिए है। और यहाँ पे फार्मर्स उनके लोन रिक्वायरमेंट के लिए और एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए स्कीम है। थोड़ा सा नेचर जो है स्कीम का वो थोड़ा सा अलग है। जन औषधि केंद्र जो है वो खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी इनको नाम दिया जाता है। किसके द्वारा खोले गए हैं? ये कॉनफेड के द्वारा खोले गए हैं, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। कॉनफेड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रीच है और इंटीरियर पार्ट्स में भी काफ़ी अच्छी है स्टेट के, इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जब बात आती है कॉनफेड का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। एक खादी सेंटर स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? जोधपुर, राजसमंद और चूरू में। ठीक है, एक होलसेल भंडार के रूप में। ठीक है, ये इतनी बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको ये याद रखने की जरूरत पड़े। कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम चलाई जा रही है जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग स्कीम में हमें पता है कि जो शॉर्ट टर्म स्कीम है वो काम नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म स्कीम्स ही दिए जाएंगे। किनको दिए जाते हैं आप ये चीज़ जरूर याद रखिए कि कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं उनको दिए जा रहा है। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ द्वारा इसको दिया जा रहा है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं उनको अपना घर बनाने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। 20 लाख का लोन 15 साल तक इसमें दिया जाएगा और उसके बाद उसको धीरे धीरे रिकवर किया जाएगा। इसी तरीके से बेबी ब्लैंकेट स्कीम भी पहले चलाई जा रही थी, जो 1998 में चलाई जा रही थी। देखिए ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम है ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए है। और बेबी ब्लैंकेट स्कीम जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए। इसमें 7 लाख रुपए 7 साल के लिए दिए जाएंगे। बस आप ये याद रखिए, इसमें 20 लाख रुपए 15 साल के लिए, बेबी ब्लैंकेट में 7 लाख रुपए 7 साल के लिए। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड एफर्ट्स मेड टू ओवरकम द पैंडेमिक। ठीक है, कुछ ऐसे एफर्ट जो कोविड-19 में किए गए या कुछ इनोवेशंस जो कोविड-19 के टाइम में हुए या किए गए, किसी प्रकार से हमारे सामने वो आए। इसमें प्लेस लोन टू फार्मर्स अगेंस्ट फार्म प्रोड्यूस ये स्कीम चलाई गई, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कम कर दिया गया और सहकार किसान कल्याण योजना में इसको 11% से लेकर 3% तक कम कर दिया। लगभग 8% का इसमें कम किया गया। क्यों कम किया गया? क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी बढ़ गए थे, बिजनेस एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ठप हो गई थी। उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इसको कम किया गया। अब हम आगे भी देखेंगे कि इस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हर एजेंसी से हर स्तर पे दी गई। नाबार्ड ने 1500 रुपये सैंक्शन किए राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को कंसेशनल रेट्स पे। कितना? 4.4% के रेट पे थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये याद रखिए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किस एजेंसी के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है? नाबार्ड के द्वारा। तो 1500 करोड़ रुपए दिए। हालांकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था पर कंसेशनल रेट लगाया गया यहाँ पे। इसको याद रखने का कितना दिया, कितने रेट पे दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5% इंटरेस्ट सब्सिडी लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन्स भी जो है वो प्रोवाइड की गई। तो ये काफ़ी अच्छी 5% अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एक हैंडसम अमाउंट हो जाता है एग्रीकल्चर, अगर आपका बहुत ही लॉन्ग एग्रीकल्चर लोन जो है वो पेंडिंग है। तो इस वक्त जब सब्सिडी प्रोवाइड की गई तो बहुत मैसिव अमाउंट में लोगों ने अपने लोन रीपेमेंट कर दिए थे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा बचत हो रही थी। ठीक है, अब जो कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्होंने भी अपना जो रेट है वो रिड्यूस किया था, ताकि लोगों को बहुत ही थोड़ी फाइनेंशियल सहूलियत प्रोवाइड की जा सके। इनको 10% तक जो है इसको 2021 तक इसको रिड्यूस कर दिया गया था।
तो ये जो कोविड-19 में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कुछ इंटरेस्ट रेट कम किए गए और कैपिटल भी प्रोवाइड की गई, उसकी इंफॉर्मेशन, हालांकि ये जो एफर्ट्स है ये मेंस में तो हो सकता है आपके काम आ जाए, पर प्री में ऐसा जितना कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये हमारा एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर था, जिसमें आज हमने मेनली वाटर मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव और डेयरी सेक्टर का पार्ट किया। अगर मैं इसको शुरू से रिवाइज करूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर हमने शुरू किया था, जिसमें पहले हमने जीएसवीए के बारे में बात की थी कि किस तरीके से जीएसवीए जो है वो करंट रेट पे और कांस्टेंट रेट पे कितना परसेंटेज है और क्या चीज़ हमें इसमें याद रखनी है। उसके बाद राजस्थान किन क्रॉप्स में, किन लाइफ स्टॉक सेक्टर्स में टॉप पर है, बॉटम में है, वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद लैंड होल्डिंग्स में टोटल लैंड होल्डिंग्स और फीमेल लैंड होल्डिंग्स के बारे में हमने बात की थी, वो भी 4 कैटेगरी के बाद में की थी, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये मैं एक ब्रीफ रिवीजन कर रहा हूँ इस पूरे चैप्टर का, ताकि आपको ये याद आता रहे। मॉनसून के बारे में हमने बात की थी कि जो श्रीगंगानगर और सिरोही है उन दोनों में बारिश थोड़ी कम रही है, बाकी ओवरऑल जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी रही है। ये हमने मानसून वाले में बात की थी। 17.10% जो है मानसून इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इस बार जो एग्रीकल्चर एडवांस्ड जो हमने देखा है वो है 225.20 टन के पास हमारा रहने वाला है, ये हमने बात कर ली थी। इसके अलावा फिर हमने मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बात की थी। 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, 10 के 10 को मैंने टेबल, हमारे पास एक मैप में भी उसको दिखाया गया था और टेबल में भी हमने उसको टेबल की फॉर्म में भी उसको देखा था। इसके बाद में स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जैसे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन स्कीम जो थी, मिनी किट स्कीम जो थी, उसके बाद इंसेंटिव्स टू एग्रीकल्चर गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात की थी। सबसे पहले जो पायलट प्रोजेक्ट है वो टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा में इसका चलाया गया था। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वीट का है, राइस का है, कोर्स ग्रेन का है, कमर्शियल क्रॉप्स का है, कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है उसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की थी हमने। खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और कमर्शियल क्रॉप में 5% प्रीमियम इसमें दिया जा रहा है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी की बात फिर हमने की थी। प्रोडक्टिविटी में डिफरेंट क्रॉप्स की जो है, जैसे शुगर वेन की तो 80,000 के पास थी। फूड ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं तो 1700 के पास थी। ये बेसिक डेटा जो है हमने देखा था। फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे हम आए थे। 25 जिलों में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है, ये हमने डिस्कस किया था। राजस्थान कृषि सिंचाई योजना और कुसुम योजना जो है वो चलाई जा रही है। इसमें कुसुम योजना के अंतर्गत 3 से 10 HP के पावर, इसमें ये जो सोलर पावर पंप्स है वो इसमें यूटिलाइज किए जा रहे हैं, सब्सिडी इसमें दी जा रही है, ये हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद में हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे आ गए थे। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत जो मार्केटिंग जो स्कीम्स चल रही है, जैसे किसान कलेवा योजना है, उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी स्कीम्स जो है उसके बारे में, जो फाइनेंशियल डिफरेंट असिस्टेंस दिए जा रहे हैं उसके बारे में बात की थी। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पे आ गए थे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत हमने राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 के बारे में, इसके सैलेंट फीचर्स और इसकी जो छूट है, सब्सिडीज़ है, उनके बारे में बात की थी। सब्सिडीज़ के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया था, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रीफ में बताया था कि 50% फार्मर्स के लिए 50% और 100 लाख है, अदर एंटरप्रेन्योर्स के लिए 25% और 25 लाख है। इसके अलावा 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है, 1% एडिशनल सब्सिडी है TSP पे, ठीक है। 10 से 15 लाख तक फ्राइट सब्सिडी है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे सब्सिडी है, मैक्सिमम 20 लाख पर एनम तक है, 2 लाख पर एनम तक, 2 लाख पर एनम तक ये सब्सिडी है। इसके बाद हमने किसान कल्याण कोष जो है 1000 करोड़ का भी बनाया गया, इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये कंप्लीट होने के बाद में आज जब वो हमने ये लेक्चर शुरू किया तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में शुरू किया था, जिसमें 3 जो मेन डैम है, जिसमें परवन, नर्मदा और नमनेरा बैरेज जो है, इनके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में फिर हमने डिस्कशन किया। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बाद राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड प्रोजेक्ट जो जीका इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके बारे में बात की। राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया,
जिसको एनडीबी डेवलप कर रहा है, इसको इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट में रीलाइनिंग करने के लिए, उसके बारे में बात की। ड्रिप के बारे में बात की, जिसमें राजस्थान का 18 स्टेट में पहला रैंक चल रहा है, ये हमने देखा। इसके बाद फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की। फिर ग्राउंड वाटर के बारे में हमने बात की। ग्राउंड वाटर में अटल भूजल योजना के बारे में बात की, जिसमें 7 स्टेट में राजस्थान एक स्टेट है, और उसमें से भी हमारे स्टेट के 17 जो जिले हैं वो इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। इनकी 1144 ग्राम पंचायत में चलाई जा रही है। फिर वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में बात की। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बारे में हमने बात की। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बाद में हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात की। एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में जाना। फिर लाइव स्टॉक सेंसस 2019 का थोड़ा डेटा हमने डिस्कस किया। इसके बाद इसकी जो स्कीम्स है उसके बारे में हमने बात की। गोपालन डिपार्टमेंट के बारे में हमने बात की। स्कीम्स में एनिमल हस्बेंड्री में हमने डेयरी डेवलपमेंट की बात की। डेयरी डेवलपमेंट में आरसीडीएफ की हमने थोड़ी चर्चा की। आरसीडीएफ के बाद में जो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना है उसके बारे में बात की। रिसेंटली चलाई गई सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, जिसमें पहले 2 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी जा रही थी, और 5 रुपये प्रति लीटर यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है, इसके बारे में हमने बात की। फिर हमने फॉरेस्ट्री का चैप्टर खोला, फॉरेस्ट्री के बारे में बात की। फॉरेस्ट्री में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में बात की। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में बात की, और राजस्थान के रूल्स 2010 के बारे में बात की। उसके बारे में लास्ट में हमने कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की। इस तरीके से हम इस चैप्टर के एंड तक पहुँचे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर का चैप्टर था, राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू का। इसमें अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप ज़रूर इस सेशन के नीचे कमेंट में छोड़ दीजिए। हम उसके अगले जो सेशन करेंगे उसमें सबसे पहले हम डाउट लेंगे। इसमें जो मैंने आपको जितना भी डिस्कशन कराया उसको आप नोट कर लीजिए और मल्टीपल उसका रिवीजन कीजिए। दिस इज़ द की टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। यथार्थ IAS और मेरे यानी दिनेश राजपूत के साथ आप इसी तरीके से इकोनॉमिक रिव्यू को आगे बढ़ाते रहिए, और दूसरे भी करंट अफेयर के और दूसरे वीडियोस हम डिस्कशन में लाते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक अच्छी तैयारी तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।